नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की बिल्कुल बुनियाद में उतरेंगे, यानी इसकी वर्णमाला को समझेंगे। ये प्रस्तुति अल्फा एकेडमी किशनगंज की अध्ययन सामग्री का हिस्सा है, जो कि एसएससी और रेलवे जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतरीन मानी जाती है। देखिए, वर्णमाला सिर्फ क ख ग का रट्टा नहीं है। अरे, इसके पीछे तो ध्वनियों का एक पूरा विज्ञान है। तो चलिए, आज इसी विज्ञान में गोता लगाते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे भाषा की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई से। फिर हम देखेंगे कि स्वर और व्यंजन, ये दो बड़े खिलाड़ी कैसे मिलकर काम करते हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल लेटर्स की दुनिया में झांकेंगे और आखिर में उच्चारण के पीछे छिपे साइंस को भी समझेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले भाषा की उस नींव को पकड़ते हैं जिस पर इसकी पूरी शानदार इमारत खड़ी है, यानी इसकी सबसे छोटी इकाई। तो ये वर्ण आखिर है क्या? इसे भाषा का एटम समझिए, वो सबसे छोटी आवाज जिसके और टुकड़े करना नामुमकिन है, जैसे अ, ई या फिर हलंत वाला क। बस यही वो ईंटें हैं जिनसे भाषा की पूरी दीवार बनती है। और जब हम इन्हीं सारे वर्णों को एक खास सिस्टमैटिक तरीके से एक धागे में पिरो देते हैं, तो बन जाती है वर्णमाला। जी हाँ, जैसा नाम है वैसा ही काम, वर्णों की एक खूबसूरत माला। ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट सिस्टम है जहां हर ध्वनि की अपनी एक खास जगह है। तो सवाल उठता है, इस माला में कितने मोती हैं? अगर हम उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन के बेसिस पर देखें, तो हिंदी में कुल 52 ध्वनियां या वर्ण हैं। चलिए आज इन्हीं 52 किरदारों की कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। तो अब बात करते हैं वर्णमाला के पहले बड़े समूह की, स्वर। इन्हें स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट क्यों कहा जाता है? आइए इसके पीछे का राज जानते हैं। देखिए, स्वर जो हैं वो वर्णमाला के सेल्फ सफिशिएंट मेंबर्स हैं। उन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब हम कोई स्वर बोलते हैं तो हवा हमारे गले से बिना किसी रोक टोक के बाहर आती है और एक एकदम साफ आवाज़ बनती है। स्वरों को भी बांटा गया है मुख्य रूप से 3 तरह से, और इन्हें बांटने का जो आधार है वो बहुत ही सिंपल है, उच्चारण में लगने वाला समय। यहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात है, ह्रस्व और दीर्घ स्वरों में जो फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम का है। मान लीजिए, ह्रस्व स्वर जैसे अ को बोलने में 1 यूनिट टाइम लगता है, तो दीर्घ स्वर जैसे आ को बोलने में ठीक उसका डबल यानी 2 यूनिट टाइम लगेगा। देखा, सारा खेल बस समय का है। और हाँ, एक तीसरा टाइप भी है, प्लुत स्वर। इसमें लगता है 3 गुना समय। जैसे किसी को दूर से आवाज लगाते हैं राम, या फिर मंत्रों में सुनते हैं ओम। आजकल की हिंदी में ये कम इस्तेमाल होता है, पर ये दिखाता है कि हमारी भाषा की जड़ें कितनी गहरी हैं। स्वरों की कहानी तो हो गई। अब चलते हैं वर्णमाला के दूसरे पिलर की तरफ, व्यंजन। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये स्वरों पर पूरी तरह निर्भर है। व्यंजन जो हैं वो बेचारे अकेले नहीं चल सकते, उन्हें हमेशा एक स्वर का सहारा चाहिए होता है। असल में हर व्यंजन के अंदर अ की ध्वनि पहले से ही छिपी होती है। जब हम क बोलते हैं तो हम असल में क प्लस अ बोल रहे होते हैं। बिना अ के क सिर्फ एक अधूरी आवाज है। स्वरों की तरह ही व्यंजनों को भी उनके उच्चारण के तरीके के आधार पर 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। तो चलिए एक एक करके इन्हें भी देख लेते हैं। अब जो हम देख रहे हैं वो सच में कमाल है। ये दिखाता है कि हिंदी कितनी साइंटिफिक भाषा है। ये जो 25 स्पर्श व्यंजन हैं, ये 5 के 5 ग्रुप्स में बटे हैं, और हर ग्रुप की आवाज मुंह के एक खास हिस्से से निकलती है, गले से शुरू होकर होठों पर खत्म होती है। मतलब क्या सटीक बनावट है भाषा की। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन पर, य, र, ल, व। इनकी आवाज न तो पूरी तरह स्वर जैसी है, न ही व्यंजन जैसी। जब इन्हें बोलते हैं तो जीभ मुंह में कहीं भी पूरी तरह टच नहीं होती, इसीलिए तो इन्हें सेमी वॉवेल यानी आधा स्वर भी कहा जाता है। और अब ऊष्म व्यंजन। इनके तो नाम में ही इनका राज छिपा है। ऊष्म मतलब गरम। जब हम इन अक्षरों को बोलते हैं तो मुंह से हवा रगड़ खाकर बाहर निकलती है, जिससे एक गरम और सीटी जैसी आवाज पैदा होती है। बोलकर देखिए, श, श, स, ह। वो जो गर्माहट महसूस होती है, बस वही इनकी पहचान है। तो अब तक हमने स्वर और व्यंजन देख लिए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
चलिए अब वर्णमाला के कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स से मिलते हैं जो इन दोनों टीमों में फिट नहीं होते। एक अच्छा सवाल है ना? क्या हर अक्षर को हम सीधे सीधे स्वर या व्यंजन के खाने में डाल सकते हैं? जवाब है नहीं। कुछ ध्वनियां इन दोनों कैटेगरीज के बीच में आती हैं। ये है अयोगवाह, अंग और अह। ये बड़े दिलचस्प है। न तो ये पूरी तरह से स्वर है और न ही व्यंजन। ये हमेशा किसी स्वर के पीछे पीछे चलते हैं, एक साथी की तरह, लेकिन उसमें पूरी तरह मिलते नहीं हैं, बस साथ चलते हैं बिना जुड़े। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों की। जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है, ये दो व्यंजनों के कॉम्बिनेशन से बने हैं। जैसे क और श मिलकर क्ष बनाते हैं या त और र मिलकर त्र बन जाते हैं। ये तो एक तरह की साउंड केमिस्ट्री है। चलिए अब अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि हमारी सांस और गले का कंपन यानी वाइब्रेशन अक्षरों को एक और साइंटिफिक पहचान कैसे देता है। तो क्या हर व्यंजन को बोलने में एक जैसी सांस लगती है? बिल्कुल नहीं। क जैसे अल्प प्राण वर्णों को बोलने में कम हवा निकलती है, लेकिन ख जैसे महाप्राण वर्णों को बोलते समय मुंह से हवा का एक जोरदार झोंका निकलता है। और आखिर में बात करते हैं कंपन के विज्ञान की। कुछ अक्षर बोलते समय हमारे गले में कोई वाइब्रेशन नहीं होती, वो है अघोष, जैसे क और ख। वहीं कुछ में वाइब्रेशन होती है, वो है घोष, जैसे ग और घ। अगर गले पर हाथ रखकर बोला जाए तो इस कंपन को आसानी से महसूस किया जा सकता है। तो अगली बार जब कुछ लिखा या बोला जाए तो ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ अक्षर नहीं है, बल्कि ध्वनियों की एक सदियों पुरानी और बेहद वैज्ञानिक व्यवस्था है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। है ना ये कमाल की बात?